Now we will be discussing the past exam questions. अब हम जो पुराने important एग्जाम के क्वेश्चंस हैं कैपिटल गेन्स से रिलेटेड वो डिस्कस कर रहे हैं. देखिए पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैड अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यानी एक्स ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जो लीज होल्ड थी सिंस 5 मई 2012. 5 मई 2012 से इसने ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी थी. ठीक है, सभी अपनी जो प्रॉपर्टियां हैं अपन ने जो ले रखी है वो भी जेडीए की नॉर्मल 99 ईयर्स ऑफ लीज है. अब लीज होल्ड राइट्स वर कन्वर्टेड इनटू फ्री होल्ड. अब इसने इसको फ्री होल्ड करवा लिया. ये फ्री होल्ड हो गई 20 मई 2023 को, ये फ्री होल्ड हो गई. एंड सेड प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड ऑन 10 जनवरी 2004. सेल इसने कर दी कब? 10 जनवरी 2024 में, सॉरी 4 नहीं 2024 में. द असेसी क्लेम द कैपिटल गेन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. भाई इसके हिसाब से तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एलटीसीजी, ये असेसी ने क्लेम किया. और एओ कंटेंडेड सेम इज शॉर्ट टर्म एज प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड बाय कन्वर्टिंग लीज होल्ड राइट्स इनटू फ्री होल्ड. बोला इसके लिए इन्होंने बोला कि भाई एओ ये कह रहा है कि भाई आपकी जो जब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. अब क्या क्लेम ऑफ एक्स जस्टिफाइड है क्या? अब बेसिकली ये ओनर बन गया था लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, ये ओनर बन गया था लीज होल्ड प्रॉपर्टी का 5 मई 2012 को, 5 मई 2012 को. फिर इसने अपना टाइटल को क्या करा लिया? फ्री होल्ड करा लिया. इस टाइटल को इसने क्या है? फ्री होल्ड करा लिया. तो ये एक तरह से लीज होल्ड राइट्स को कन्वर्ट कर दिया इसने फ्री होल्ड में. ये एक तरह से क्या है? ये है इंप्रूवमेंट. ये है इंप्रूवमेंट. तो देखिए इंप्रूवमेंट कहा जा सकता है, इसलिए इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 5 मई 2012 से ही काउंट होगा. तो फंडामेंटली जो इशू अंडर कंसिडरेशन इन दिस केस इज वेयर अ लीजहोल्ड प्रॉपर्टी इज परचेज्ड, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी इज परचेज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, and converted into freehold property subsequently and then sold, subsequently and then sold. Should the period of holding be reckoned from the date of purchase? क्या ये period of holding reckon किया जाएगा from date of purchase और from date of conversion, या फिर from date of conversion, determining whether जो resultant capital gains है क्या ये short term है या ये long term है. Determining whether रिजल्टेंट कैपिटल गेन इज या शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. तो अब यहाँ पे बेसिकली जो हाई कोर्ट है इन सीआईटी वर्सेस श्रीमती रामा रानी कालिया, हाई कोर्ट ने सीआईटी वर्सेस श्रीमती रामा रानी कालिया 2013 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपील किया था. किसकी व्यूज? ट्रिब्यूनल की व्यूज दैट कन्वर्जन ऑफ द राइट्स ऑफ द लेजी फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड is only by the improvement of his rights over the property. तो ये एक तरह से क्या है? improvement है. It is basically improvement of the rights of the property which he enjoyed. It would not have the effect, any effect on taxability of any of gain on from such property which is related to the period over which the property is held. ठीक है, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे 24 महीने से ज़्यादा है. क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे क्या है? 24 महीने से ज़्यादा है. जो रिजल्टेंट कैपिटल गेन्स है, जो रिजल्टेंट कैपिटल गेन्स है, इट वुड बी रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ये क्या माना जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा. दस द क्लेम ऑफ मिस्टर एक्स टू ट्रीट द कैपिटल गेन्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो क्या रहेगा? जस्टिफाइड रहेगा. वो बेसिकली क्या है? जस्टिफाइड है. तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी को आप फ्री होल्ड कराते हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ओनर थे तब से ही काउंट होगा. ठीक है, फिर आती है हमारे पास बात नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉज ट्रांसपोर्टिंग 2 of its machines
फ्रॉम यूनिट एक्स टू यूनिट वाई ऑन 1 सितंबर। ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था ये मशीन से। ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस बोथ द मशीन्स वर डैमेज्ड। अब डैमेज हो गया, सिविल डिस्टर्बेंस से हुआ। अगर इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है यदि इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है तो फिर आपने देखा 45 में 1A के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। जो मनी मिल रहा है प्लस जो इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है, अगर डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो मनी और इंश्योरेंस कंपनसेशन जो मिल रहा है वो एक तरह से आपका क्या हो गया, वो एक तरह से बन गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वो आपका बन गया क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹5 लाख 5 लाख रुपए फॉर द डैमेज मशीन्स। डैमेज मशीन के लिए क्या है, 5 लाख रुपए दिए गए। ऑन दीज फैक्ट्स फॉर सबमिटिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, योर एडवाइस इज सॉट एज टू वेदर डैमेज ऑफ मशीन वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर विज एलिजिबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स। तो फंडामेंटली वैसे तो ट्रांसफर होता नहीं है डैमेज होने पे, परंतु 45(1)A ने स्पेसिफिक प्रोविज़न क्रिएट किया है, ठीक है, कि अगर कोई असेट का डैमेज हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल रहा है तो ये डीम्ड ट्रांसफर है। ये क्या मान लिया जाता है, deemed transfer of asset to insurance company, and capital gains arise on such transfer। कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा ऑन सच ट्रांसफर। फिर ये कह रहा है कि वेदर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आर टू बी ट्रीटेड फॉर इट्स टैक्सेबिलिटी। कैसे आपको इसको टैक्सेबल करना है, दे आर आस्किंग फॉर द सेम। तो देखिए भाई, जो भी आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है वो ब्लॉक की WDV में से घटाना है, और अगर ज़्यादा प्रोसीड्स आ गई तो रिजल्टेंट सम क्या कहलाया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाया जाएगा। तो एज पर 45(1)A रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनसेशन, रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ मनी or any asset is to be treated as consideration and capital gains is accordingly to be charged to tax. The two qualifying conditions prescribed are, पहला कि compensation should have been received because of क्या, damage या destruction of capital asset। Compensation must have been received because of say damage या destruction of say capital asset। एंड जो डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो रहा है कैपिटल एसेट का वो किस कारण से हो रहा हो, ये राइट्स या सिविल डिस्टर्बेंसेस, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, एक्शन बाय एन एनिमी, एक्शन ऑन टेकन एंड कॉम्बिटिंग एन एनिमी। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो जो कंपनसेशन आपको मिलेगा ये एक तरह से कंसिडरेशन माना जाएगा। एंड बाय अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ 45(5)A यहाँ पे डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डीम्ड ट्रांसफर है, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनसेशन वो टैक्सेबल हो जाएगा कहाँ पे, कैपिटल गेन्स में। जो रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनसेशन है फॉर ₹5 लाख इज टू बी ट्रीटेड एज क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर। In instant case, as per provisions of section 43(6)(c), the receipt of compensation of 5 lakhs calls for adjustments from the WDV। यदि WDV ज़्यादा है तो उसमें से घटा दो, WDV कम है तो रिजल्टेंट सम क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा।
रिजल्टेंट सम क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानी परचेज्ड अ कॉस्ट ऑफ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30 लाख, 30 लाख का लैंड खरीदा था 2003-04 में, एंड हेल्ड द सेम एज कैपिटल असेट ऑन टिल 31 मार्च 16। 31 मार्च 16 तक तो वो कैपिटल असेट के फॉर्म में था। उसके बाद तानी ने रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 16 को। 1 अप्रैल 2016 को इसने रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया। जब इसने रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया तो इसने इस लैंड को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। लैंड को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। लैंड को कर दिया कन्वर्ट स्टॉक इन ट्रेड में। स्टॉक इन ट्रेड में लैंड को कन्वर्ट कर दिया। तो बट नेचुरल है ये 45(2) में आ गया, ये 45(2) में आ गया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ये क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ये क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। क्या फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 150 लाख है, ये एक तरह से बन गया क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और कैपिटल गेन्स इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच स्टॉक इज सोल्ड। अब इसमें इसने क्या बनाए, 20 फ्लैट्स बनाए। ये 20 फ्लैट इसने बनाए इक्वल साइज के। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट है 8 लाख। 8 लाख इसकी आ रही है क्या, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इनमें से 15 फ्लैट बिक गए 20 लाख रुपए के हिसाब से जनवरी से मार्च के बीच में, 5 फ्लैट्स रह गए अनसोल्ड। 50 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिया 31 मार्च को रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स में, कंप्यूट कैपिटल गेन्स एंड बिजनेस इनकम। तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, कैपिटल गेन्स की बात करते हैं। अब कैपिटल गेन्स जो टैक्सेबल होगा इन AY 24-25, ये होगा जो लैंड जो कि एट्रीब्यूटेबल है टू 15 फ्लैट्स। एक बार पहले पूरा निकालिए, व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू क्या है भैया, फुल वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ये क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और यहां पे जो फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 150 लाख। ठीक है, ये 150 लाख इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट एक्शन खरीदा कितने में था, ये लैंड खरीदा था 30 लाख में, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 34109 इंटू CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। जल्दबाजी में बच्चा क्या कर देता है, हमेशा 348 याद रख लेता है, ये गलत है भैया। अब यहाँ 348 थोड़ी लगेगा, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 1/4/2016 को, तो 16-17 का इंडेक्स लगेगा। 16-17 का इंडेक्स है 264, क्योंकि जैसे ही इसको आपने कन्वर्ट किया, जैसे ही इसको आपने कन्वर्ट किया उस समय ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया ये हो गया 72,66,055 माइनस
कैपिटल गेन आ गया आपका 73,33,945। अब ये तो 20 फ्लैटों के बराबर आ रहा है। कैपिटल गेन टैक्सेबल इन एवाय चौबीस 25, ये है 77, 33,945, 77, 33,945 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 15, डिवाइड बाय 20 इंटू 15, ये आ गया आपके 58 लैक्स, 58 लैक्स 459। फिर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जो एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54 EC। 54 EC में 50 लाख रुपए का आपको क्या मिल रहा है, एग्जेम्पशन मिल रहा है। 50 लाख का एग्जेम्पशन मिल रहा है और ये हो जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,04,59। ये 8,04,59 ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब आप बात करते हैं क्या, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स की। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स की, जो बिजनेस प्रॉफिट्स हमारे कंप्यूट होंगे वो कैसे होंगे। देखिए, ये फ्लैट अपन ने कितने में बेचे, ये बेच दिए आपने 20 वैसे 15 फ्लैट बेच दिए 20 लाख पर फ्लैट, तो सेल प्रोसीड हो गई ऑफ फ्लैट 15 फ्लैट्स एट रेट ऑफ ₹20 लैक्स। तो ये सेल प्रोसीड आ गई आपकी कितनी, 300 लैक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड क्या हो जाएगी, लैंड की कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। तो क्या ही आपकी ये जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन है 150 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन है 150 लाख। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई। कितनी आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहां पे जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 8 लाख रुपए आ रही है। तो 8 लाख रुपए आ रही है पर फ्लैट की, 20 फ्लैटों की हो गई ये 160 लाख। ठीक है, अब कुछ स्टॉक बच गया बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने फ्लैट्स बच गए, 5 फ्लैट्स बच गए। अब लैंड देखें तो 150 लैंड की कॉस्ट पर फ्लैट कितनी आ गई, 150 1 2 1 2 3 डिवाइड बाय 20 पर फ्लैट आ रही है 7.5 लाख और कंस्ट्रक्शन आ रहा है 8 लाख। तो कितने का पड़ गया एक फ्लैट, 1550 का पड़ गया। तो स्टॉक कितने का हो गया, 1550। कॉस्ट पे वैल्यू हो गया, तो ये हो गया 77,50,000। तो 3,77,50,000 और ये आ गए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, बिजनेस प्रॉफिट।
3,77,50,000 माइनस 150, 1 2 1 2 3 माइनस 160, 1 2 1 2 3, तो ये आ गए आपके 67,50,000, ये आ जाएंगे 67,50,000, तो 377,50, तो ये आ गए आपके क्या बिजनेस प्रॉफिट्स। बिजनेस प्रॉफिट्स आ गए ये इतने। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डील कर रहा है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू से स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट देखिए, एल एम एंड एन, एल है, एम है एंड एन है, आर 3 पार्टनर्स ऑफ एल जी एंड एसोसिएट्स, अ पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश इन 1/4/1995। 1/4/95 को ये पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश हुई। एल रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन जुलाई 27, 2023, एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट बिजनेस ऑफ फर्म इज ऑपरेटेड बाय एम एंड एन। ठीक है, तो यार रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है तो एक तरह से किस में आ गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेसिफाइड एंटिटी, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी हो गया, जिसमें 9B प्लस 45(4) दोनों अप्लाई हो रहे हैं। अभी कह रहे कैपिटल बैलेंस ऑफ एल, एल का जो कैपिटल बैलेंस है ये आ रहा है आपके 20 लाख रुपए, और कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है एसेट्स का आफ्टर 3/4 जब एल ने ज्वाइन किया फर्म को, तो रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना ही नहीं है। एल गिव्स, फर्म गिव्स एल कैश पेमेंट 1 लाख रुपए। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी 2 लाख रुपए, और स्टॉक वॉज परचेस्ड फॉर 1/20, तो एक तरह से स्टॉक पे प्रॉफिट आ रहा है कितना, 80,000 रुपए। प्रॉफिट प्लॉट ऑफ लैंड एट कोटा, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 17 लाख है, बुक वैल्यू इसकी क्या है 17 लाख है, बुक वैल्यू ऑफ प्लॉट इज 17 लाख। 98 में 60,000 में एक्वायर किया था, बुक वैल्यू भी यही आ रही है। ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लॉट 1/4/21 को 1,10,000 है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर एलजी एंड एसोसिएट्स। ठीक है, तो अब व्हेन कैपिटल असेट एंड स्टॉक इन ट्रेड is distributed to partner, क्या होगा, सेक्शन 9B आएगा। सेक्शन 9B में फुल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की बात करें, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो गया स्टॉक इन ट्रेड का, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टॉक इन ट्रेड का हो गया 2 लाख रुपए। कॉस्ट है कितनी 1/20, तो पीजीबीपी फर्म के हो गए कितने, पीजीबीपी फर्म के हो गए 80,000 रुपये, पीजीबीपी फर्म के हो गए 80,000 रुपये। जब कैपिटल गेन की बात करें, लैंड की देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लैंड की क्या हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू है 17 लाख रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू है 17 लाख रुपए, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्शन, ये खरीदा था 1,60,000 में और उसकी 1,10,000 रुपये वैल्यू, तो 1,10 हो गया,
डिवाइडेड बाय 100 इंटू 348, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 348, 3,82,800, 3,82,800। तो 17, 1 2 1 2 3 माइनस 382,800, यह आ जाएगा 13,17,200। तो ये तो हो गया 9B और 45, 9B और वैसे हो गया टैक्सेबिलिटी 80,000, तो ये हो गई और कैपिटल गेन्स हो गया ये। अब बेसिकली जब हम बात करें 45(4) की, 45(4) की हम बात करते हैं, तो पार्टनर को क्या दिया आपने? एक तो कैश दिया, कैश कितना दिया? 1,00,000 दिया, और कैपिटल असेट दिया, कैपिटल असेट दिया कितने का दिया? फेयर मार्केट वैल्यू का दिया 17 लाख का दिया है आपने इसको, 18 लाख रुपए की चीज। इसका जो बैलेंस है कैपिटल बैलेंस, कैपिटल बैलेंस कितना आ रहा है देखो, 20 लाख है। कैपिटल बैलेंस कितना आ रहा है? 20 लाख आ रहा है, ठीक है। कैपिटल बैलेंस आ रहा था इसका कितना? 20 लाख। बीस लाख आ रहा है, कैपिटल बैलेंस आ रहा है 20 लाख। अब यहां पे बुक प्रॉफिट ऑन, देखो इसमें कुछ चीज क्रेडिट होगी तो बुक प्रॉफिट होगा, तो बुक प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये तो नील हो गया। बुक प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अब ये इसी में तो पूरा होगा नहीं, इसका शेयर मान लो 80,000 है, तो इसका शेयर हो गया 1/3, ये हो गया 26,667। और जो टैक्स है, ये टैक्स है, टैक्स ऑन LTCG, LTCG पे टैक्स कितना लग गया? कितना आया था LTCG? 13,17,200 का, 13,17,200 का 20.8% डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 13,17,200 इंटू 20.8% डिवाइड बाय 3, टैक्स कम हो गया, कितना हो गया इसका? 91,326 टैक्स हो गया। टैक्स ऑन PGBP 80,000 इंटू 31.2 मान लें %, ये हो गया 24,960 डिवाइड बाय 3, 1/3 इसका शेयर आ गया 8,320। इसका कैपिटल बैलेंस कितना आ गया? देखिए 20 लाख प्लस 26,667 माइनस 91,326 माइनस 8,320, तो इसका कैपिटल बैलेंस आ रहा है 19,27,021, 19,27,021 इसका बैलेंस आ रहा है, 19,27,021 इसका बैलेंस आ रहा है। और इसको दिया है हमने कितना? 18 लाख। तो इनकम नेगेटिव हो जाएगी, इनकम नेगेटिव हो गई तो ये 0 हो गई। तो टैक्सेबल इनकम फर्म की कितनी आ जाएगी?
1397,200, ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी किसकी, फर्म की। ये टैक्सेबल इनकम आ रही है किसकी, फर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड लैंड ऑफ मिस्टर शिवम इन अप्रैल 2019, यहां हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन, तो ये हो गया 2019 में, अप्रैल 19 में 45,500 हो गया। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाएगा। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाएगा। टैक्सेबिलिटी अराइज होगी कब, व्हेन कंपनसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज फर्स्ट रिसीव्ड, जब कंपनसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज फर्स्ट रिसीव्ड। तो ये आ गया 20 लाख रुपए का इसका कंपनसेशन, ये क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। द लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय मिस्टर शिवम इन जून 2003 फॉर 12 lakhs। जून 2003 को 12 लाख रुपए का ये लैंड एक्वायर किया गया था। ही फाइल्ड एन एडिशनल कंपनसेशन थ्रू कोर्ट एंड वॉज अवॉर्डेड 18 lakhs इन February। इट एडिशनल कंपनसेशन कब रिसीव हुआ इसको, ये रिसीव हुआ है मई 24 में, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी AY 25-26। कंप्यूटर टैक्सेबल कैपिटल गेन्स फ्रॉम दी अबाउट ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस इन कंपल्सरी एक्विजिशन 30,000 थे और एनहेंसमेंट के 1 लाख थे। तो कॉस्ट एक्शन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो इस केस में क्या ले लेंगे अपन, नील ले लेते हैं। कॉस्ट एक्शन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इस केस में क्या ले लेते हैं, नील ले लेते हैं। तो अब देखिए AY 24-25 में बात करें तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन $20 लाख हो गया, लेस EXP ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर के खर्चे कितने हो गए 30,000, 1970 हो गया NC, नेट कंसिडरेशन लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा कितने में था इसने, 12 लाख में, डिवाइडेड बाय 109, इंटू 348, तो ये हो गया 12 लाख डिवाइडेड बाय 109 इंटू 348, 38,31,193। तो ये हो जाएगा 18,61,192, नुकसान हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, 18,61,192। अरे ये गलत कर दिया भैया, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था, ईयर ऑफ ट्रांसफर लिखा भी था,
ईयर ऑफ ट्रांसफ़र कंपलसरी इक्वेशन 19 में ही हो गया, तो ये गलत हो गया ना भैया, यही ध्यान रखिएगा, 389 होगा, तो 289, तो 12 1 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 289, ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, 31 81 651, बारह लाख 11,651 का नुकसान आ रहा है, 12,11,651 का नुकसान आ रहा है। अगले साल में आपको एनएस कंपनसेशन मिला, कितना मिला, 18 लाख, 18 लाख ये मिला, इसमें से 1 लाख एक्सपेंसेस और ट्रांसफर लेस हो गए, 17 लाख हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड बॉल्ड बिजनेस लॉस लेस हो गया, ये आंसर आ गया 488,349, ठीक है, 488,349 इज द अल्टीमेट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मिस्टर रघु परचेज्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ AB एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 25/5/2005 फॉर 1,20,000। रघु ने क्या किया, 10,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं AB एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड के 25/5/2005 को 1,20,000 के। अब कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, 31/7/2023 को ही लिक्विडेशन चली गई, तो लिक्विडेशन के बाद वाला पीरियड कोई काउंट होता नहीं है, तो यहाँ लिक्विडेशन में चली जाएगी। कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन दे रखी है, इसमें शेयर कैपिटल है 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, रघु की होल्डिंग है 10,000, तो रघु की होल्डिंग कितनी हो गई ये ध्यान रखिएगा, रघु की होल्डिंग हो गई 10,000 हो गई 60,000 में से, 1/6 है इसकी होल्डिंग। 40 लाख के जनरल रिजर्व्स हैं और इनकम टैक्स की लायबिलिटी के लिए प्रोविज़न बना रखा है, जो भी TDS VDS उसके लिए। एग्रीकल्चर लैंड है और कैश एट बैंक है। The assets remaining after discharging the liability of income tax, they were to be distributed to shareholders in proportion of their holding. और मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड 60 लाख है, तो जो रघु को मिलेगा, रघु का जो शेयर आ गया, एक तो आ गया एग्रीकल्चरल लैंड, ₹60 लाख, इसका 1/6 शेयर मिल गया इसको 10 लाख, और एक मिल गया इसको कैश एट बैंक, बैंक में 32 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 32/22/212, टैक्स लेस होने के बाद 8/22/212 का टैक्स लेस होने के बाद 24 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 1/6 शेयर आ गया इसका 4 लाख रुपए, तो टोटल अमाउंट इसको मिल गया 14 लाख रुपए। अब इसका जो शेयर है डीम्ड डिविडेंड वो कम करो, लेस शेयर इन डीम्ड डिविडेंड, शेयर इन डीम्ड डिविडेंड कितना आ गया, देखो प्रॉफिट कितने पड़े हुए हैं 40 लाख के, 40 लाख का 1/6 शेयर इसका शेयर इन डीम्ड डिविडेंड है, तो 40 1 2 1 2 3 डिवाइड बाय 6, 6 66 667, ये आ जाएगा 14 लाख में से एक घटा दो, ये आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
7,33,333 ये आ गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने खरीदा था ये, सॉरी शेयर कितने खरीदे थे, 1.20 के। कब खरीदे थे, 5-6 में खरीदे थे। 117 इंटू 348, ये आ जाएगा 3,56,923। तो LTCG कितना आ गया, 376,409, 376,409, 410 आ गया। और जहां तक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 15 लाख रुपए लेस बेचने पे, फर्दर इसने बेच दिया 15 लाख में, खरीदा मतलब इसको मिलावा कितने में था, 10 लाख में। जब ये लैंड को दोबारा बेचा, एग्रीकल्चर लैंड को रघु ने दोबारा बेचा 15 लाख रुपए में, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और हो जाएगा कितने का, 5 लाख का। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और हो जाएगा कितने का, 5 लाख रुपए का। उसके अलावा कंपनी को, कंपनी एंड में तो लायबिलिटी आ नहीं रही, TDS करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है इन विच होल ऑफ द शेयर कैपिटल वॉज हेल्ड बाय वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या है, ओनली ओन्ड सब्सिडियरी है ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या है, होली ओन्ड सब्सिडियरी है वाई लिमिटेड। बोथ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर इंडियन कंपनीज। दोनों एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड क्या है, इंडियन कंपनीज है। एक्स लिमिटेड had made investment in shares of ABC Limited in 79 for 3 lakhs। एक्स लिमिटेड ने 3 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट किया था ABC लिमिटेड का, जो वाई लिमिटेड को इसने बेच दिया 2010 में 30 लाख में। तो जो सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड by 100% subsidiary to Indian holding company, ठीक है, is not regarded as ट्रांसफर। ये ट्रांसफर की एम्बिट में नहीं आता है। अब वाई लिमिटेड ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया 5% ऑफ शेयर्स हेल्ड इन एक्स लिमिटेड इन जनवरी 24 बाय वे ऑफ सेल टू पब्लिक, और ये शेयर्स इसने बेच दिए 70 लाख रुपए में। अब ये हो गया 49(1) का मोड्स, क्योंकि ना तो 8 साल के अंदर रिलेशनशिप खत्म हुई, ना 8 साल के अंदर कैपिटल असेट को कन्वर्ट किया गया स्टॉक इन ट्रेड में। 8 साल में ना तो रिलेशनशिप खत्म हुई, ना 8 साल में कैपिटल असेट को कन्वर्ट किया गया स्टॉक इन ट्रेड में। तो फंडामेंटली ये क्या कह रहे हैं, फंडामेंटली ये बोल रहे हैं कि जो फेयर मार्केट, मतलब इस केस के अंदर इन हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड क्या कोई कैपिटल गेन होगा, नो CG विल अराइज। कोई कैपिटल गेन एक्स लिमिटेड के एंड में राइज नहीं होगा। इन हैंड्स ऑफ वाई लिमिटेड, इन हैंड्स ऑफ वाई लिमिटेड कैपिटल गेन विल अराइज।
यहां पे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है कितना है? 70 लाख हो गया, लेस इंडेक्स कॉस्ट सेक्शन, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर विल बिकम कॉस्ट ऑफ द असेट टू द एसएससी, 3 लाख रुपए। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है 20 लाख, तो 20 लाख हो जाएगा डिवाइड बाय 100 इंटू 348। $69,60,000, तो ये आ जाएगा आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 40,000 रुपीज का क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। ठीक है, एक्स लिमिटेड के एंड में तो कुछ टैक्सेबिलिटी अराइज होगी नहीं, वाई लिमिटेड के एंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है कितने का? 40,000 रुपीज का। बाकी नेक्स्ट उसमें करते हैं अपन। नाउ let us discuss the next question. Alpha Limited has 2 industrial undertakings. Unit 1 is engaged in production of TV, and Unit 2 is engaged in production of refrigerators. Okay, the company has as part of its restructuring program decided to sell Unit 2 as a going concern by way of slump sale for rupees 300 lakhs. So here fair market value FMV2 for the full value of consideration is 300 lakhs. Okay, and it holds 85% equity shares in Beta. Transfer is being given to them. The following are extracted from balance sheet of Alpha Limited as on 31st March 2024. Now fixed assets is there, debtors is there, inventories is there, and liabilities is there. Fixed assets, debtors, inventories, and liabilities. Here paid up share capital has been provided, general reserve is there, share premium and revaluation reserve. Now they have given the information क्या company has set up unit 2 in April 16. अप्रैल 16 में यूनिट 2 सेटअप की गई थी। तो जब ये अप्रैल 2016 में यूनिट 2 सेटअप की गई थी तो ये क्या हो गई? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया, तो इस पे होने वाले गेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होंगे। ठीक है, द WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ द एसेट फॉर टैक्स पर्पस ये है 130 लाख, जिसमें 75 लाख एट्रीब्यूटेबल टू यूनिट 2 है। नेटवर्थ के लिए काम आएगा, नेटवर्थ निकालने के लिए। अब ये कह रहा है आप टैक्स लायबिलिटी निकालिए, तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 क्या हो गई? देखो फिक्स्ड असेट्स की बुक वैल्यू 158 है, डेटर 68 के हैं, इन्वेंट्रीज 22 की है, कितने हो गए ये? -65। $183 हो गया ये, 183। ये FMV1 हो गई, और FMV2 आ रही है 300 लाख। ये क्या बन रही है? ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है $300 लाख, लेस इसमें नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग बन जाएगी कॉस्ट एक्शन। तो अब नेटवर्थ निकालो,
डेप्रिसिएबल असेट की, तो WDV हो गई 75, 68 ये हो गया, 22 ये हो गया, 65 ये हो गया। तो ये आ गई नेटवर्थ। ₹100,00,000। ये हो जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 200,00,000। टैक्स लग जाएगा एट रेट ऑफ 20%, 40,00,000। सरचार्ज लग जाएगा एट रेट ऑफ 7%, 280। एड HEC, ये आ जाएगा 42,91,200। देखो मिला लो एक बार कैसे हो रहा है ये। 4280, ये 1,71,200 है भैया। 44,51,200, 44,51,200। ठीक है। अब ये कह रहा है हाउ कैन द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ अल्फा लिमिटेड बी मॉडिफाइड विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू मेक इट मोर टैक्स एफिशिएंट। किस तरह से इसको क्या है मॉडिफाई किया जाए, किस तरह से इसको क्या है मॉडिफाई किया जाए विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू मेक इट मोर टैक्स एफिशिएंट। कैसे मॉडिफाई करोगे इसको कि यहाँ पे जो अल्फा लिमिटेड है इज होल्डिंग 85% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ बीटा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड इज होल्डिंग 85% of the share capital of Beta Limited. In case if further 15% और ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, सेम विल बिकम 100% सब्सिडरी। ये क्या हो जाएगी 100% सब्सिडरी हो गई। ये 100% सब्सिडरी हो गई। और जब ये 100% सब्सिडरी हो गई, इंडियन कंपनी है, तो अगर होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर करती है कैपिटल असेट, वो 100% सब्सिडरी कंपनी, तो ये ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर की एम्बिट में नहीं आता है, तो टैक्स उस केस में नहीं लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स ट्रांसफर्ड इट्स यूनिट N टू Y। ठीक है, by your slum sale on November 30। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड क्या है, ये दे रखी है। इसमें यूनिट N ये है, यूनिट N के फिक्स्ड असेट्स, यूनिट N की अदर असेट्स, यूनिट N की लायबिलिटीज। फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, कंप्यूट कैपिटल गेन्स बाय वे ऑफ स्लम सेल ऑफ यूनिट N, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि स्लम सेल में
स्लम सेल में नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अवेलेबल। नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अवेलेबल। लमसम कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ यूनिट एन है 880 लाख। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू FMV2 तो इन्होंने बता दी 880 लाख। FMV1 अपने को निकालनी है। अब ये कह रहे हैं फिक्स्ड असेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड लैंड विच वॉज परचेज फॉर 60 lakhs विच वॉज रीवैल्यूड एट 90 lakhs। इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है लैंड की 175 लाख। तो 175 तो ये आ गई। अदर फिक्स्ड असेट्स की बुक वैल्यू आ रही है 460 लाख। ठीक है, लेस नब्बे लाख की लायबिलिटीज आ गई। $545 आ गए। अदर असेट जोड़े नहीं क्या भाई? अदर असेट जोड़े नहीं 390 लाख के। एक 175 460 + 390 1025 -90 935। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ गया? 935 आ गया। फुल वैल्यू तो 935 आ गया। अब नेटवर्थ हो जाएगी कॉस्ट एक्शन। नेटवर्थ निकाल लो। तो आप नेटवर्थ निकालो। लैंड की तो बुक वैल्यू हो गई 60। अदर फिक्स्ड असेट्स की WDV हो गई 410 और 470 हो गई है अदर असेट्स की 390। तो 860 ही हो गया लेस लायबिलिटीज हो गई 90 की 750 हो गई। 750 हो गई है। कैलकुलेशन देख लो भैया। 60 390 और 410 ये तो हो गई 860। लायबिलिटीज है 90 की 750 नहीं 770 है ये। तो ये आ जाएगा आपके LTCG आ गया 935 165। ठीक है, टैक्स निकाल लेना फिर इस पे। ये तो कर लेना भैया आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 8th है, ये अपन देखते हैं।
Mr. Ramesh purchased a plot of land in June 2006 for rupees 50 lakhs. He decided to sell the property to Mr. Mahesh for rupees 80 lakhs, received an advance of 2 lakhs in May 2010. यानी रमेश ने अपना प्लॉट महेश को बेचने के लिए बात करी और महेश से 2 लाख रुपए का एडवांस लिया. महेश वॉज अनेबल टू कंप्लीट द एग्रीमेंट एंड एंटायर एडवांस वॉज फोरफीटेड बाय रमेश. तो ये 2 लाख रुपए का एडवांस फोरफीट कर लिया गया. ये क्या हो जाएगा? प्रायर टू AY 2015-16. Hence, same shall be reduced from cost of acquisition. Again, Ramesh entered an agreement to sell the property from Mr. Rakesh for 95 lakhs and advance of 2.5 लाख was received in August 23. इसको क्या मिल गया? 2.5 लाख रुपए का एडवांस मिल गया अगस्त 23 में. बट अगेन द ट्रांसफर डिड नॉट मेटेरियलाइज ड्यू टू एडवांस मनी वॉज फोरफीटेड. अब ये 2.5 लाख रुपए का एडवांस मिल गया, तो ये जो एडवांस मनी रिसीव हुई है ये हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल हो गई है. ये हो गई क्या? टैक्सेबल, क्योंकि सेम इज फोरफीटेड आफ्टर 1/4/2014. ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्सेस के फॉर्म में. उसके बाद इसने ये प्रॉपर्टी कुकेस को बेच दी 105 लाख में और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख थी. तो यह स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या बन जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी. रमेश की बिजनेस इनकम 30 लाख है. उसने एक नई घर खरीद लिया 155 लाख का, इन्वेस्टिंग द एंटायर सेल कंसिडरेशन एंड बिजनेस इनकम. तो पूरा का पूरा नया घर खरीद लिया इसने. तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ, ये बोल रहे हैं टोटल इनकम निकालो. सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. ये है आपके 30 लाख रुपए. तो ये तो PGBP तो हो गए आपके 30 लाख रुपए. एक आपके टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2.5 लाख रुपए. अब निकालते हैं हम कैपिटल गेन्स. इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी हो गई? 155 लाख हो गई. लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. खरीदा था ये 6 में 50 लाख का. 50 लाख में से 2 लाख एडवांस मनी मिल गया, वो लेस कर दो, रह गया ये 48 लाख का. नीचे हो जाएगा 6-7 का इंडेक्स, इधर हो जाएगा करेंट ईयर का इंडेक्स. तो अभी कितना हो गया साहब? 48 1 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 348. ये आ गया 136,91803. तो ये घटा दो 155 0 0 0 0 माइनस 136,91803. ये आ गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ गए 150 में बेचा है, 155 में नहीं.
तो ये आ गया 13,08,197 और लेस एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर 54F। पूरे के पूरे का ही हो जाएगा 13,08,197 अपॉन 150 लाख, इन्वेस्टमेंट 155 का है, तो 13,08,197 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल LTCG हो जाएगा इसमें नील। तो टोटल इनकम हो गई आपकी कितनी, 32 लाख और 50,000 रुपये, 32-50 इसमें टोटल इनकम आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, श्री चंडोक इज रनिंग अ फैक्ट्री इन नागपुर फॉर पास्ट 10 ईयर्स। चंदोक फैक्ट्री चला रहा है नागपुर में पास्ट 10 ईयर्स। ही सोल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर ₹80 lakhs। फैक्ट्री बिल्डिंग इसने बेच दी 80 लाख में। एंड कंसिडरेशन वॉज अपॉइंटेड एंड द कंसिडरेशन वॉज अप्रोप्रिएटेड 20 लाख तो किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, और 50 लाख रुपए लैंड अंडरनीथ द बिल्डिंग। ठीक है। द फैक्ट्री बिल्डिंग इज द ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑन विच डेप्रिसिएशन वॉज क्लेम्ड, और जिसकी WDV 1,80,000 थी, WDV 180 थी। इंडेक्स कॉस्ट इसकी क्या थी, 22 लाख थी। तो यहां देखो इसने पूरे 48 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दिए आफ्टर द सेल ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। AO disallowed the claim of exemption on the reasoning that capital gain on transfer of depreciable asset short term है, इसको exemption 54F का नहीं मिलेगा। 54F का exemption इस केस में नहीं मिलेगा। क्या एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर वैलिड है क्या? तो फंडामेंटली देखिए, जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात हम कर रहे हैं सेक्शन 50 के अंदर, ये है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 एंड 49 एंड नॉट फॉर सेक्शन 54F। 54F के लिए नहीं है ये 48 और 49 के लिए। अब दो, ये जो कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बट द असेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। इसलिए assessee cannot be denied benefit of exemption under 54F। Hence जो assessee है cannot be denied benefit of exemption under 54F। तो देखिए, it is important to note that section 2 clause 29A of the Income Tax Act, capital asset for held for more than 36 months are other than specified assets, they are long term capital assets। section 48 and 49 of the act provides for computation, and section 50 जो है it carves out an exception of depreciable asset providing that for purpose of 48 and 49, ये 48 और 49 के लिए क्या माना जा रहा है, ये शॉर्ट टर्म माना जा रहा है। कंसीडरिंग द अबव प्रोविजन इट कैन बी सेड दैट जो डीमिंग फिक्शन है क्रिएटेड इन सेक्शन 50 इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर 48 एंड 49। सिर्फ 48 एंड 49 के लिए है। इट डज नॉट डीम एन असेट एज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 54F। ठीक है, 54F इंडिपेंडेंट है, जो कि एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर रहा है ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस।
It does not make any distinction between depreciable and non-depreciable asset. Therefore, benefit of exemption cannot be denied merely on account of fiction created by section 50. ठीक है, तो ये राजीव शुक्ला के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। ये राजीव शुक्ला के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है, डिसीजन दिया था। अब आप आगे देखिए, Mr. Alok Ankit sold a plot of land during the financial year 23-24. Invested a sale proceeds in purchase of new house in name of his wife by the end of the financial year 31 March 24. He claimed deduction under 54F in respect of new house purchased by him in the name of his wife. AO while making the assessment for the current assessment year, उसने क्या किया, डिनाई कर दिया कि exemption under 54F since sale proceeds have not been invested by the SSE in his name. क्या ये एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर वैलिड है क्या? तो ये बेसिकली द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू कमल वहल 2013 दिल्ली हाई कोर्ट. The court held that for the purpose of section 54F, a new residential house need not necessarily be purchased exclusively by the SSE in his own name. House acquired under joint name of the SSE and spouse, या only in the name of spouse, would be eligible for exemption. खुद के नाम में खरीदे, अपनी स्पाउस के नाम में खरीदे, या सिर्फ अपनी स्पाउस के नाम में भी खरीदे तो भी उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. As the main intention behind the section was to purchase या construct residential house, and the same is to be interpreted liberally. Wife is not a stranger or somebody unconnected. Thus, utilization of assessee sale proceeds of capital asset for investment in residential house property in name of wife would be eligible for exemption under 54F. In view of the above, the action taken by AO in denying the claim for deduction under 54F in hands of Ankit is say not valid. अब एक क्वेश्चन और देखिए. Following are the details provided by Mr. Singh for the assessee for the financial year. इसकी रेंटल इनकम आ रही है 3 लाख की, स्टैंडर्ड रेंट है 2.5 लाख की, फेयर रेंट है 280 की. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें 3 लाख रुपए हो जाएगी इसकी. उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स इसने पे कर दिए 35,000 और 1.5 लाख, यानी 185 म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिए. तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी हो गई, 1,15,000 रुपये. 30% का इसको डिडक्शन मिल गया. ₹34,500. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मेजर रिपेयर है 1.5 लाख का, 1.5 लाख का रिपेयर्स का डिडक्शन मिल गया. तो ये आ जाएगी इसकी IHP. नेगेटिव की 69,500. ठीक है. उसके बाद इसको मिल गया अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड 30,000 रुपये. तो 21,000 टैक्सेबल हो जाएगा. 30,000 में से 30% लेस हो गए, ये 21,000 हो गए. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई नेगेटिव के 48,500, नेगेटिव के 48,500. आगे देखिए. Singh assessee further furnishes the additional information regarding sale of property in Chennai. Mr. Singh's father acquired a residential house in April for 2 lakh rupees and thereafter gifted the property to assessee Mr. Singh on 12. ठीक है. तो ये 49(1) का मोड हो गया, ये 49(1) का मोड हो गया. इसने सिंह ने इसको बेच दिया 25 लाख के कंसिडरेशन में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई 3,90,000 का 13%.
30 लाख रुपए हो गई इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो HDV किससे ज़्यादा है? 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज़्यादा है। HDV क्या बन गई? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गई। ऑन सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड 2/1/2024 को द एसएससी हैज परचेज्ड 2 एडजेसेंट फ्लैट्स in the same building and made suitable modifications to make it as 1 unit। एक यूनिट बना के 8 लाख और 7 लाख रुपए का इसने इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिया। 10 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीद लिए, सिंग्स की इनकम निकालनी है। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? 30 लाख हो गया। इंडेक्स्ड कॉस्ट एक्शन कितनी हो गई? इंडेक्स्ड कॉस्ट एक्शन कितनी हो गई? ये हो गई आपकी इंडेक्स कॉस्ट एक्शन। कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर विल बिकम कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी 2 लाख। इसमें डिवाइड कर देना आप 11-12 का जो इंडेक्स है, 11-12 का इंडेक्स है 184, मल्टीप्लाई कर दो 348 से, देख लो 2,03,84 348 और 284, तो ये आ जाएगा आपके संजय ले 3,78,261 -30, तो ये हो जाएगा 26,21,739। एग्जेम्पशन लेस कर दो, एक तो 54 का कर देना, $15 लाख का, और विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर है क्या? इन्वेस्टमेंट अगर 6 महीने में करे है, भले ही से अलॉटमेंट बाद में हो तो भी बेनिफिट मिल जाएगा। इसने कर दिया 15 लाख और 10 लाख। तो 25 लाख इन्वेस्ट कर दिए गए। 1,21,739 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है, और लॉस इसमें से एडजस्ट हो ही जाएगा, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएस प्राइवेट लिमिटेड, a domestic Indian company has 2 undertakings engaged in manufacture of cement and steel, decided to hive off the cement division of RV Private Limited, a domestic Indian company, by way of demerger। demerger हो रहा है। The net book value of assets of SS Private Limited before demerger was 40 lakhs। ठीक है, नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 40 लाख आ रही है बिफोर डिमर्जर। करोड़ है, 40 करोड़। 10 करोड़ के एसेट्स ने ट्रांसफ़र कर दिए डिमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को। जनवरी 24 में डिमर्जर हो गया, और डिमर्जर के परस्वेंस में इट वाज फिक्स दैट फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पे फुल्ली पेड अप 2 शेयर्स। तो एक शेयर के बदले क्या है? 2 शेयर मिलेंगे। किसके? रिजल्टिंग कंपनी के। 1 मिस्टर NK हेल्ड 25,000 शेयर्स, तो इसको 25,000 शेयर्स हेल्ड किए थे, इसको कितने शेयर मिल गए? 50,000 शेयर मिल गए, और इसने 25,000 शेयर 6 लाख में एक्वायर किए थे। सारी होल्डिंग इसने 8 लाख में बेच दी। तो अब इस बैकग्राउंड में पूछ रहा है, डज द ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट डीमर्जर अट्रैक्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी? नो, क्योंकि सैड ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ये ट्रांसफर के एम्बिट में नहीं आता, ठीक है। और
दूसरा क्या है, स्टेट द कंडीशंस ऑफ डिमर्जर। तो डिमर्जर की बात करें तो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द अंडरटेकिंग्स बीइंग ट्रांसफर्ड बाय डिमर्ज कंपनी इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ऑफ डिमर्ज कंपनी वो रिजल्टिंग कंपनी की बन जाए लायबिलिटीज। ठीक है, सेम ही अमाउंट पे ट्रांसफर हो, रिजल्टिंग कंपनी शेयर होल्डर्स को, डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स जारी करे ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, और 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द डिमर्ज फॉरेन कंपनी बिफोर डिमर्जर becomes the shareholders of the resulting foreign company in value, ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे हो और डिमर्जर की जो 72A5 की अदर कंडीशंस है वो फुलफिल हो। तो ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर, ये कंडीशंस हो गई। अब अगर एनके को ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी नो कैपिटल गेन्स अराइजेस इन हैंड्स ऑफ एनके, एनके को उस समय कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, जब वो बेचेगा तब होगा। अब ये बेचा इसने सेल पे, तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेच दिया, ये इसने बेच दिए शेयर्स, कितने में बेच दिए इसने 8 लाख में बेच दिए, ये 8 लाख में बेच दिए। यहाँ कर लेते हैं, जहाँ बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8 लाख में बेच दी। अब ये शेयर खरीदे थे इसने डिमर्ज कंपनी के, तो 49(2)(c) में आप निकालते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। कैसे निकालोगे, जो डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट है 6 लाख थी, कितने असेट्स रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर किए गए, 10 करोड़ के किए गए। टोटल नेटवर्थ ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी कितनी थी, 40 करोड़ थी। तो ये आ गए इसी प्रपोर्शन में हो गए, तो ये 1.5 लाख हो गया। खरीदे कब थे, 2002-3 में। 2-3 का इंडेक्स हो गया, 2-3 का इंडेक्स देख लो 105, क्योंकि ये 49(1) का मोड्स है, तो उसका रिजल्टिंग कंपनी का पीरियड इंक्लूड कर रहे हैं, उसका ये रहेगा इंटू 348। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू 348, 497,143, ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म। 302,857, ये एलटीसीजी आ गया। ठीक है, ये एलटीसीजी आ गया। अब ये कह रहा है क्या सेल ऑफ शेयर्स बाय एनके अफेक्ट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएस प्राइवेट लिमिटेड या आरबी प्राइवेट लिमिटेड, नो। अब क्या एनके को इज ही एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन अंडर एनी प्रोविजंस, 54F का लिख सकता है, ये बेनिफिट ले सकता है अगर ये घर खरीद लेता है तो। ठीक है, नया घर खरीद लेता है। ये अभी अपन ने कैपिटल गेन्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए।